Hello students, myself मनोहर चंदेलिया, फैकल्टी जूलॉजी। पिछले लेक्चर में हम चर्चा कर रहे थे एनिमल किंगडम के प्रोटोजोआ फाइलम तक, प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा फाइलम की स्टडी हमने पिछले लेक्चर में की थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट फाइलम स्लेंटेटा और निडेरिया। क्लियर? स्लेंटेटा और निडेरिया फाइलम पोरीफेरा एनिमल से ज़्यादा इवोल्व फाइलम है और इनका इवोल्यूशन पोरीफेरा एनिमल से हुआ है। पोरीफेरा स्थानबद्ध प्रकृति के होते हैं, जबकि स्लेंटेटा जंतु जो है वो फ्री फ्लोटिंग करते हैं और कुछ इनमें स्थानबद्ध होते हैं। क्लियर? तो ये स्थानबद्ध और फ्री फ्लोटिंग स्वतंत्र प्लावी होते हैं, जबकि पोरीफेरा जो है वो इसमें स्थानबद्ध जंतु होते हैं। क्लियर? स्लेंटेटा जंतुओं का विशेष लक्षण क्या होता है? इनमें सिलेंट्रोन कैविटी की उपस्थिति, इनमें सिलेंट्रोन कैविटी का पाया जाना या गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी का पाया जाना। तो सिलेंट्रोन या गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी, जठरवाहिनी गुहा की उपस्थिति, ये इनका विशेष लक्षण है। तो सिलेंट्रोन कैविटी या जठरवाहिनी गुहा जो है वो सबसे पहले स्लेंटेटा जंतुओं के अंदर ही देखी गई थी और इसी आधार पर ल्यूकार्ट ने इन जंतुओं को स्लेंटेटा नाम दिया। तो ल्यूकार्ट ने इन जंतुओं को स्लेंटेटा नाम दिया था। किसके आधार पर? ल्यूकार्ट ने इसे स्लेंटेटा नाम जो है वो किस आधार पर दिया था? इनमें पाई जाने वाली सिलेंट्रोन गुहा, आद्यांत्र गुहा या इस गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी की उपस्थिति के कारण उसको स्लेंटेटा नाम दिया। क्लियर? हेचेग ने इन्हीं जंतुओं को निडेरिया का किस कारण से? इनमें नीडोब्लास्ट कोशिकाओं की उपस्थिति के आधार पर। तो इनमें नीडोब्लास्ट सेल्स या दंश कोशिकाओं की उपस्थिति के आधार पर नीडोब्लास्ट सेल्स या दंश कोशिकाओं की उपस्थिति के आधार पर इनको निडेरिया नाम दिया गया। और निडेरिया नाम जो है वो इन जंतुओं को किसने दिया था? हेचेग ने। ल्यूकार्ट ने इनको नाम दिया था, ल्यूकार्ट ने इन जंतुओं को स्लेंटेटा नाम दिया और हेचेग ने इन जंतुओं को निडेरिया नाम दिया था। किस आधार पर? निडेरिया नाम दिया गया था नीडोब्लास्ट सेल्स या दंश कोशिकाओं की उपस्थिति के आधार पर, और स्लेंटेटा नाम दिया था सिलेंट्रोन गुहा या गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी की उपस्थिति के आधार पर। क्लियर यहाँ तक? तो इसके आधार पर हम देखें तो ये स्लेंटेटा फाइलम के विशिष्ट लक्षण जो है वो ये दोनों इसके नाम के अकॉर्डिंग होते हैं। एक तो इसका मुख्य लक्षण क्या होगा कि इन जंतुओं के अंदर सिलेंट्रोन गुहा या गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी पाई जाती है। दूसरा विशिष्ट लक्षण इसका यह है कि इन जंतुओं की देह भित्ति में या इनकी बॉडी वॉल में दंश कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। तो दंश कोशिकाओं का पाया जाना और गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी का पाया जाना। क्लियर यहाँ तक? इसी आधार पर इनको नाम दिए गए। स्लेंटेटा जंतु जो हैं, इन स्लेंटेटा जंतुओं के अंदर अगर जनरल कैरेक्टर इनके देखें तो क्या बताएंगे इनके जनरल कैरेक्टर? तो इनके अंदर जो है वो इस तरह की जो जठरवाहिनी गुहा या जठर संवहनी गुहा गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी जो है वो सबसे पहले इन्हीं जंतुओं के अंदर देखी गई थी। इससे पहले तक पोरीफेरा में गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी नहीं थी। पैरागैस्ट्रिक कैविटी या स्पंजोसील पाई जाती थी, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी नहीं थी। गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी का मतलब होता है कि जो डाइजेशन के साथ साथ उसके सर्कुलेशन में भी हेल्प करे, जबकि पोरीफेरा में ऐसा नहीं होता है। पोरीफेरा के अंदर डाइजेशन जो होता है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, सेल के अंदर ही होता है। तो सेल के अंदर ही डाइजेशन होगा, इट मीन्स वो क्या होगा? सेल के अंदर डाइजेशन का मतलब है कि वो वहाँ कोई ऐसी कैविटी नहीं बन रही डाइजेशन के लिए। तो ये इनके अंदर जो है वो जनरल कैरेक्टर अगर आप देखें तो सबसे पहले जो है वो किसकी चर्चा करेंगे जनरल कैरेक्टर में? हैबिट एंड हैबिटेट, आवास और स्वभाव। तो सबसे पहले जो है वो इसके बारे में बताएंगे आवास और स्वभाव के बारे में। आवास और स्वभाव के बारे में अगर आप बताएं
तो कैसा होता है ये? सिलेंट्रेटा जंतु जो है वो पोरीफेरा की तरह अधिकांशतः समुद्री जल में होते हैं और कुछ जंतु स्वच्छ जलीय होते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो इसमें अधिकांश समुद्री और कुछ स्वच्छ जलीय। तो पहला आवास और स्वभाव के अकॉर्डिंग जो है वो अधिकांश समुद्री और कुछ स्वच्छ जलीय होंगे, अधिकांश समुद्री और कुछ स्वच्छ जलीय। इसके बाद दूसरा जो है वो इसमें नेक्स्ट, ये तो इसका क्या हो गया? आवास। स्वभाव क्या होता है इनका? एकल व निवयी, ग्रुप में भी रहते हैं और एकल सॉलिटरी भी होते हैं। तो एकल व निवयी, और इसके साथ साथ कैसे होंगे? स्थानबद्ध और स्वतंत्र प्लावी। क्लियर यहाँ तक? दोनों तरह के होते हैं। पोलिप अगर है तो स्थानबद्ध होंगे, मेडूसा है तो स्वतंत्र प्लावी होंगे। क्लियर यहाँ तक? तो ये एकल व निवयी, स्थानबद्ध व स्वतंत्र प्लावी। एकल व निवयी, स्थानबद्ध व स्वतंत्र प्लावी। तो ये इसमें एकल और निवयी होंगे, स्थानबद्ध और स्वतंत्र प्लावी होंगे। तो ये होगा इसमें एकल और निवयी, स्थानबद्ध और स्वतंत्र प्लावी। इसके बाद नेक्स्ट बताएंगे इसमें लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। पोरीफेरा में आपने क्या पढ़ा था? लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल। इससे पहले प्रोटोजोआ में पढ़ा था हमने प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। सिलेंट्रेटा के अंदर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर देखा जाए तो सिलेंट्रेटा में कौन सा लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा? सिलेंट्रेट्स के अंदर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा लेवल होता है? इनमें टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो इसमें टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन, टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा या उत्तक स्तर का इसमें शारीरिक संगठन। इसके बाद पोरीफेरा में कैसा था? सेलुलर लेवल। सिलेंट्रेटा में होता है टिश्यू लेवल का शारीरिक संगठन। इसके बाद नेक्स्ट बताएंगे इनमें सिमेट्री और जर्म लेयर का। सिमेट्री के बेस पर ये रेडियल सिमेट्रिकल और जर्म लेयर के बेस पर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दो जर्म लेयर बनती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और सिमेट्री के बेस पर अगर आप देखें तो कैसे होंगे? ये रेडियल सिमेट्रिकल होंगे। पोरीफेरा कैसे थे? एसिमेट्रिकल। डिप्लोब्लास्टिक और एसिमेट्रिकल। सिलेंट्रेटा जो है वो डिप्लोब्लास्टिक एंड रेडियल सिमेट्रिकल। तो नेक्स्ट बताएंगे इसमें डिप्लोब्लास्टिक एंड रेडियल सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक एंड रेडियल सिमेट्रिकल। तो नेक्स्ट जो है वो इसमें हो गया डिप्लोब्लास्टिक एंड रेडियल सिमेट्रिकल। तो ये हो गया द्विस्तरीय होंगे और इसके साथ साथ अरीय सम्मित होंगे। तो डिप्लोब्लास्टिक एंड रेडियल सिमेट्रिकल। उसके बाद बताएंगे इसमें इनमें बॉडी प्लान किस टाइप का होता है? तीन तरह के बॉडी प्लान है। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान होता है, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होता है और तीसरा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। इनके अंदर आप देखें कि इनकी जो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी है वो केवल एक ही सिंगल ओपनिंग से बाहर खुलती है। इट मीन्स एनस या गुदा इनमें नहीं होती। केवल माउथ प्रेजेंट होता हो तो वो किस तरह की बॉडी प्लान होता है? केवल माउथ प्रेजेंट हो तो बॉडी प्लान कैसा होगा? इनमें ब्लाइंड सेक टाइप का बॉडी प्लान होगा। क्लियर यहाँ तक? तो इसमें ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सेक टाइप का इनमें बॉडी प्लान होगा। तो ये इनके अंदर जो है वो शारीरिक योजना किस टाइप की होगी? इसकी ब्लाइंड सेक टाइप का इसमें बॉडी प्लान होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें क्या बताएंगे? तो इसका ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। उसके बाद इनके अंदर बॉडी शेप बतानी है आपको। वही पोरीफेरा वाले कैरेक्टर ही रिपीट करते चलना है, बस डिफरेंस कंपैरिजन बताना है कि कहाँ चेंज है। क्लियर यहाँ तक? तो इनके अंदर जो है वो नेक्स्ट क्या बताएंगे? बॉडी शेप में सिलेंड्रिकल बॉडी या फिर अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी होगी। पोरीफेरा में वेज शेप्ड और अर्न शेप होती है। कलश के आकार की या फूलदान के आकार के होते हैं
जबकि सिलेंट्रेटा जो है उनकी बॉडी शेप कैसी होगी, या तो बेलनाकार होगी या फिर छत्राकार होगी। तो इनका शरीर जो है, शरीर बेलनाकार या छत्राकार होगा, शरीर बेलनाकार व छत्राकार, या तो अम्ब्रेला शेप्ड होगा या फिर इनमें ये सिलिंड्रिकल शेप में होगा। बेलनाकार कौन से होंगे, पोलिप अगर है ये पोलिप, ये बेलनाकार शरीर वाले होंगे, और मेडूसा जो है वो छत्राकार शरीर वाले होंगे। क्लियर यहाँ तक? तो ये इनके अंदर जो है वो पोलिप और मेडूसा के अकॉर्डिंग जो है वो इनमें शरीर का आकार अलग अलग होगा। पोलिप है तो बेलनाकार होगा शरीर, और मेडूसा है तो शरीर इनका छत्राकार होगा। तो पोलिप और मेडूसा में अलग अलग शेप होगी। उसके बाद ये शरीर हो गया। शरीर के बाद जो है वो इनके अंदर क्या बताएंगे, एक इनके अंदर इनकी देह भित्ति या इनकी बॉडी वॉल कैसी होगी। इनकी बॉडी वॉल, इनकी देह भित्ति या बॉडी वॉल जो है वो बाइलेयर्ड होती है, द्विस्तरीय होती है। बॉडी वॉल जो है वो पोरीफेरा में भी, ध्यान आपको, द्विस्तरीय थी, इसमें भी द्विस्तरीय होती है। द्विस्तरीय बॉडी वॉल के अंदर क्या बताना है, कौन कौन सी लेयर होती है इनमें। द्विस्तरीय बॉडी वॉल है तो कौन कौन सी लेयर होगी, बाहर की लेयर जो है वो इनमें एपिडर्मिस होती है। ये आप देख रहे हैं इसमें बाइलेयर्ड बॉडी वॉल है, तो बाहर की लेयर है वो एपिडर्मिस है, और अंदर की जो लेयर है वो इसमें गैस्ट्रोडर्मिस होगी। क्लियर यहाँ तक? जो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी की तरफ होती है वो गैस्ट्रोडर्मिस, और जो बाहरी सरफेस है वो एपिडर्मिस होगी। क्लियर यहाँ तक? तो बॉडी वॉल या देह भित्ति द्विस्तरीय, जिसमें बाहरी स्तर एपिडर्मिस, इसमें बाहरी स्तर एपिडर्मिस और भीतरी स्तर इसका गैस्ट्रोडर्मिस होगा। तो ये इसके दो स्तर हो गए, एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। क्लियर यहाँ तक? तो ये एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस बॉडी वॉल के अंदर ये दो लेयर होंगी इसकी। तो द्विस्तरीय इनकी देह भित्ति होगी। तो इनकी देह भित्ति, जो द्विस्तरीय देह भित्ति है, उनमें बाहरी स्तर इसका एपिडर्मिस है, और देह भित्ति का भीतरी स्तर गैस्ट्रोडर्मिस है। ये डबल लेयर इनके अंदर पाई जाती है। अब इन दोनों स्तरों के बीच पोरीफेरा में आपने पढ़ा था सेलुलर मीजनकाइम होती है। इनके अंदर दोनों स्तरों के बीच जो है वो मीजोग्लिया होती है। ये मीजोग्लिया पोरीफेरा में सेलुलर होती है। इसमें सेलुलर और नॉन सेलुलर दोनों टाइप की होती है। इट मीन्स इसमें मीजोग्लिया के अंदर सेल्स प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। क्लियर यहाँ तक? तो ये इनके अंदर मीजोग्लिया जो है वो कैसी होगी, इनमें दोनों के बीच, दोनों स्तरों के बीच, दोनों स्तरों के बीच सेलुलर और नॉन सेलुलर, दोनों स्तरों के बीच सेलुलर और नॉन सेलुलर मीजोग्लिया होती है। क्लियर यहाँ तक? तो पोरीफेरा में आपने पढ़ा था, पोरीफेरा में दो स्तर कौन कौन से होते हैं, बाहरी स्तर पिनेकोडर्म, भीतरी स्तर कोइनोडर्म होता है। जबकि सिलेंट्रेटा के अंदर दो स्तरों में बाहरी स्तर एपिडर्मिस है और भीतरी स्तर इसका गैस्ट्रोडर्मिस है। क्लियर यहाँ तक? समझ में आ रही है बात? उसके बाद पोरीफेरा में आपने पढ़ा था दोनों स्तरों के बीच क्या पाया जाता है, पोरीफेरा में दोनों स्तरों के बीच सेलुलर मीजनकाइम होती है, जिसमें कई तरह की अमीबोसाइट सेल्स उपस्थित होती है। जबकि सिलेंट्रेटा के अंदर क्या होता है, इनमें ये ए सेलुलर या नॉन सेलुलर मीजोग्लिया, सेलुलर भी हो सकती है और नॉन सेलुलर भी हो सकती है, मीजोग्लिया इसमें प्रेजेंट होती है। क्लियर? समझ रहे हो इस बात को? इसके बाद इनकी बॉडी वॉल में, उनके अंदर तो कंकाल या स्केलेटन बनाने वाली कंटिकाएं उपस्थित होती है। सिलेंट्रेटा के अंदर बॉडी वॉल के रूप में, बॉडी वॉल के अंदर दंश कोशिकाएं या नीडोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इनके अंदर जो है वो बॉडी वॉल में दंश कोशिकाएं, नीडोब्लास्ट सेल्स या नीमेटोब्लास्ट सेल्स जो है वो इसमें पाई जाती हैं। क्लियर यहाँ तक?
तो सिलेंट्रेटा के अंदर या निडेरिया जंतुओं के अंदर इनकी देह भित्ति में पूरी में दंश कोशिकाएं या निडोब्लास्ट सेल्स या निमेटोब्लास्ट सेल्स इनके अंदर पाई जाती हैं। ये जो इनके अंदर पाई जाने वाली जो स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, निमेटोब्लास्ट सेल्स हैं, वो एक विषैला पदार्थ स्रावित करती हैं जिसको क्या कहेंगे, ये इनमें हिप्नोटॉक्सिन स्रावित होता है। इनसे एक विषैला पदार्थ जो है वो हिप्नोटॉक्सिन स्रावित होता है। इनसे स्रावित होने वाला हिप्नोटॉक्सिन जो है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, एक विषैला पदार्थ है जो इनके डिफेंस और ऑफेंस दोनों का काम करता है। समझ में आ गई? ये इनके खुद को किसी शत्रु से बचाने में भी सहायक है और उसके साथ साथ ये दंश कोशिकाएं इनको शिकार को पकड़ने में भी सहायक होती हैं। क्लियर यहाँ तक? अगर कोई शत्रु इनको नुकसान पहुंचाने आ रहा है या इनका भक्षण करने के लिए अगर कोई जंतु आ रहा है, तब ये क्या करती है, दंश कोशिकाओं के द्वारा हिप्नोटॉक्सिन स्रावित करके उसको बेहोश या अचेत कर देती है। ऐसे ही अगर इसको शिकार को पकड़ना होता है तो भी क्या करेगी, शिकार को पकड़ने के लिए भी ये उसमें हिप्नोटॉक्सिन रिलीज कर देती है, जिससे वो शिकार बेचैत हो जाता है, बेहोश हो जाता है और उसके बाद जो है वो ये उसको स्पर्शकों के द्वारा या टेंटिकल्स के द्वारा पकड़कर मुख गुहा के अंदर ले लेते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये शिकार का अंतर्ग्रहण करने में भी सहायक है और उसके साथ साथ अपने आप को शिकारी से बचाने में भी सहायक है। क्लियर यहाँ तक? तो ये डिफेंस और ऑफेंस दोनों का काम जो है वो इसमें दंश कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। क्लियर? उसके बाद इनके अंदर जो है वो क्या बताएंगे कि इनके केंद्रीय भाग में सिलेंट्रोन गुहा या गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी पाई जाती है। तो इनके केंद्रीय भाग में गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी, केंद्रीय भाग में जो है वो इनके गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी या जठर संवहनी गुहा जो है वो इनमें पाई जाती है। अब गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी है तो इसके नाम के अकॉर्डिंग आपके समझ में आ रहा होगा, गैस्ट्रो मीन्स डाइजेशन एंड वस्कुलर मीन्स सर्कुलेशन। क्लियर यहाँ तक? तो इनके अंदर जो है वो केंद्रीय भाग में, ये तो आप देख रहे हो एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस बॉडी वॉल होगी, और केंद्रीय भाग में जो है वो क्या पाई जाएगी, इसके गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी या जठर संवहनी गुहा पाई जाती है, जिसका काम क्या है, भोजन का पाचन और पचित भोजन का पूरे शरीर में सर्कुलेशन या परिसंचरण करती है। क्लियर यहाँ तक? तो ये गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी जो है वो इसमें भोजन का पाचन और पचित भोजन का पूरे शरीर में सर्कुलेशन करने का काम करती है। तो पाचन और पचित भोजन का परिसंचरण दोनों कार्य कर रही है, पचित भोजन का संवहन भी कर रही है, पाचन भी कर रही है, इसलिए इसको कहेंगे जठर संवहनी गुहा या गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी कहेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो ये भोजन का पाचन और पचित भोजन का संवहन करती हैं। समझ में आ गई यहाँ तक? भोजन का पाचन भी करेंगी और पचे हुए भोजन का संवहन करती हैं। ये गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी होती है। इनकी गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी एक सिंगल ओपनिंग के द्वारा बाहर खुलती है। तो ये इनके अंदर जो सिंगल ओपनिंग जो होगी इनमें, वो सिंगल ओपनिंग इनकी गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी क्या होती है, माउथ होती है। समझ में आ गई? जठर संवहनी गुहा है वो एक ही सिंगल ओपनिंग के द्वारा इसमें बाहर खुल रही है, और ये सिंगल ओपनिंग कौन सी होती है, माउथ या मुख होता है, जो भोजन का अंतर्ग्रहण भी कर रहा है और अपचित भोज्य पदार्थ का बहिक्षेपण भी करता है। क्लियर यहाँ तक? इसीलिए बॉडी प्लान किस टाइप का इनमें, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है। कौन सा बॉडी प्लान है इनमें, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है। क्यों ब्लाइंड सेक क्यों है, क्योंकि गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी ओपन थ्रू ए सिंगल ओपनिंग दैट इज माउथ। क्लियर यहाँ तक? तो माउथ ही भोजन का अंतर्ग्रहण करेगा और माउथ के द्वारा ही भोजन का बहिक्षेपण होगा। क्लियर यहाँ तक? तो भोजन का अंतर्ग्रहण और भोजन का बहिक्षेपण दोनों कार्य इनके मुख के द्वारा ही किए जाते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो माउथ के द्वारा इनमें भोजन का अंतर्ग्रहण और भोजन का बहिक्षेपण दोनों कार्य किए जाते हैं। तो ये इसमें गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी होगी जिसकी ओपनिंग माउथ होगा, और माउथ के द्वारा ये भोजन का अंतर्ग्रहण और भोजन का बहिक्षेपण करते हैं। क्लियर? अपचित भोजन का बहिक्षेपण करेंगे। इसके अलावा इनमें माउथ जो है इसके चारों ओर इनमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं। माउथ किससे घिरा होता है, इनका मुख स्पर्शकों के द्वारा घिरा होता है, और चाहे वो पोलिप अवस्था हो या मेडूसा अवस्था हो, दोनों के अंदर ही जो है वो क्या पाए जाते हैं, मुख के चारों ओर
स्पर्शक या टेंटिकल्स होते हैं। इन स्पर्शकों का या टेंटिकल्स का काम क्या होता है? एक तो भोजन का अंतर्ग्रहण करना, एक तो ये शिकार को पकड़ के चिपका के स्पर्शकों से अंदर लेते हैं। दूसरा, इसके साथ साथ जो है वो स्पर्शकों के द्वारा ये गमन भी कर सकते हैं। तो इनके अंदर जो है वो स्पर्शक इनके गमन में और इनके साथ साथ जो है वो किस में सहायक होते हैं? गमन करने में। और दूसरा जो है ये भोजन के अंतर्ग्रहण में सहायक होते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो मुख के चारों ओर स्पर्शक पाए जाते हैं, मुख के चारों ओर या माउथ के चारों ओर टेंटिकल्स होंगे, स्पर्शक पाए जाएंगे। तो मुख के चारों ओर जो है वो इनमें स्पर्शक या टेंटिकल्स पाए जाते हैं जो क्या काम कर सकते हैं? भोजन का अंतर्ग्रहण और गमन। भोजन का अंतर्ग्रहण भी करेंगे, भोजन का अंतर्ग्रहण और गमन करते हैं। क्लियर यहां तक? तो ये इनके अंदर जो है वो मुख के चारों ओर टेंटिकल्स या स्पर्शक पाए जाएंगे। तो मुख के चारों ओर पाए जाने वाले ये स्पर्शक या टेंटिकल्स क्या क्या काम करेंगे? भोजन का अंतर्ग्रहण और इसके साथ साथ इनके गमन में सहायक होते हैं। तो ये जो है वो मुख के चारों ओर भोजन का स्पर्शक भोजन का अंतर्ग्रहण और गमन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें और क्या बताएंगे? और इसके बाद जो है वो इसमें आपको बताना है कि भोजन का पाचन जो है वो इनमें कैसे होता है। तो भोजन का पाचन किस तरीके से होगा इनमें? भोजन का पाचन जो है वो इनमें दोनों तरीके से होता है, इंट्रासेलुलर भी और एक्स्ट्रा सेलुलर भी। क्लियर यहाँ तक? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में भी भोजन का पाचन होता है और इसके साथ साथ सेल्स के अंदर भी होता है। तो ये इनके अंदर जो है वो भोजन का पाचन कैसे होगा इनमें? इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। क्लियर यहाँ तक? तो इसमें भोजन का पाचन जो है वो कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर दोनों तरीके से भोजन का पाचन होता है। तो इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्या बताएंगे? रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ये किससे होगा? जनरल बॉडी सरफेस से। क्लियर यहाँ तक? तो इनकी बॉडी सरफेस से ये गैसों का एक्सचेंज करेंगे और उसके साथ साथ एक्सक्रीशन जो होता है वो भी बॉडी सरफेस से ही करते हैं। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इनमें अमोनिया होता है। तो कैसे होते हैं ये? अमोनोटेलिक होंगे। क्लियर यहाँ तक? तो रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू, रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन किससे होगा इनमें? रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू बॉडी सरफेस। रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू बॉडी सरफेस। तो ये इनके अंदर जो है वो रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन जो है वो दोनों किससे होंगे इनमें? बॉडी सरफेस से जो है वो ये रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन करेंगे। क्लियर यहाँ तक? और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेस पर जो है वो कैसे होते हैं? अमोनोटेलिक होते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेस पर अमोनोटेलिक होंगे जो अमोनिया का एलिमिनेशन करते हैं। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट इसमें और क्या बताएंगे? ये रेस्पायरेशन एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। उसके बाद इनके अंदर जो है वो एक इसका नर्वस सिस्टम देखें। नर्वस सिस्टम जो होता है वो इनमें सबसे सिंपलेस्ट टाइप का नर्वस सिस्टम होगा। सिंपलेस्ट टाइप के नर्वस सिस्टम में क्या होता है? इनके अंदर खूब सारी नॉन पोलर न्यूरॉन्स जो है वो एक दूसरे के साथ सिनेप्स बनाती हैं ऐसे, और ये एक दूसरे के साथ सिनेप्स बनाती हुई पूरी बॉडी में और नर्व नेट फॉर्म करती हैं। ये इस टाइप से आप देख रहे हो कि पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ऐसे नॉन पोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होगी। तो पूरी बॉडी के अंदर जो नॉन पोलर न्यूरॉन प्रेजेंट है वो क्या काम करेगी? ये नॉन पोलर न्यूरॉन, इन न्यूरॉन का क्या फंक्शन होता है? ये नॉन पोलर न्यूरॉन जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होती हैं, सिनेप्स बनाती हैं और एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होकर सिनेप्स बनाकर और ये पूरी बॉडी में नर्व नेट फॉर्म करती है। क्लियर यहाँ तक? तो ये पूरी बॉडी में जो है वो नर्व नेट फॉर्म करेगी। तो सबसे सिंपलेस्ट टाइप का नर्वस सिस्टम इनमें होता है। क्लियर यहाँ तक? सबसे सरलतम प्रकार का नर्वस सिस्टम सिलेंट्रेटा में ही होता है और सबसे पहले नर्वस सिस्टम जो है वो इवोल्व भी सिलेंट्रेटा में ही हुआ है। सबसे पहले किन में देखा गया? सिलेंट्रेटा जंतुओं के अंदर ही सबसे पहले
नर्वस सिस्टम को देखा गया। क्लियर यहाँ तक? तो सरलतम प्रकार का या सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, सिंपलेस्ट नर्वस सिस्टम होगा इन फॉर्म ऑफ नर्वनेट। सिंपलेस्ट टाइप का इनमें नर्वस सिस्टम होगा जो नर्व नेट के रूप में पाया जाता है। तो ये आप देख रहे हो कि इसमें जो नॉन पोलर न्यूरॉन है वो नर्व नेट बनाती हैं। क्लियर? उसके बाद इनके अंदर सेंस ऑर्गन्स जो है वो इनमें कौन कौन से होंगे? सेंस ऑर्गन्स में स्टेटोसिस्ट बॉडी को बैलेंस बनाने के लिए, ओसिलाई होती हैं जो इनके अंदर जनरली जो है वो फोटो रिसेप्टर होती हैं, लाइट और डार्क के बीच डिफ्रेंशिएशन करती हैं। और इसके अलावा एक जो है वो इनमें ओल्फैक्टरी पीट्स होते हैं जो स्मेल रिसेप्टर होते हैं। तो सेंस ऑर्गन्स में कौन कौन से होंगे इनमें? सेंस ऑर्गन्स आर स्टेटोसिस्ट, सेंस ऑर्गन्स आर स्टेटोसिस्ट, बैलेंसिंग ऑर्गन, नेक्स्ट सेंस ऑर्गन्स स्टेटोसिस्ट, बैलेंसिंग ऑर्गन एंड ओसिलाई, फोटोरिसेप्टर एंड ऑल्फैक्टरी पिट इट इज स्मेल रिसेप्टर। क्लियर यहाँ तक? तो ऐसे इनके अंदर ये अलग अलग जो है वो उसके रिसेप्टर होंगे। तो इनके अंदर सेंस ऑर्गन्स में स्टेटोसिस्ट होती है, ओसिलाई एंड ऑल्फैक्टरी पिट होती है। उसके बाद इनमें नेक्स्ट इसमें स्केलेटन जो है वो जनरली एब्सेंट होता है। स्केलेटन या कंकाल जो है वो जनरली एब्सेंट है, लेकिन कुछ एनिमल्स जो है वो अपने चारों तरफ, जो मैराइन एनिमल्स होते हैं वो कुछ मैराइन सिलेंट्रेट्स अपने चारों तरफ जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग फॉर्म कर लेते हैं। ये कोरल एनिमल्स जो होते हैं वो एक साथ झुंड में ग्रुप में रहते हैं और अपने चारों तरफ अपने ऊपर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग फॉर्म कर लेते हैं, जिसको कोरल रीफ कहेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो उसमें स्केलेटन में कोरल जो एनिमल्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग बनाते हैं। कोरल एनिमल्स कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग जो है वो अपने ऊपर बना लेते हैं। तो इनके अंदर जो कोरल कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग बना रहे हैं उस पूरी कवरिंग को क्या कहेंगे? जो इनके पूरे ग्रुप को ऊपर से घेरे रहती है उस पूरी कवरिंग को कहेंगे कोरल रीफ। ठीक, कोरल रीफ। तो ये इनमें जो है वो कोरल रीफ बनाते हैं। कोरल रीफ में अब तक की सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट बैरियर रीफ। तो लार्जेस्ट कोरल रीफ है वो अब तक की ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ है जो कहाँ प्रेजेंट है? ऑस्ट्रेलिया में। तो अब तक की जो बनाई गई सबसे बड़ी जो कोरल रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया में है, जिसको क्या कहेंगे? ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो आज तक की सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ है। क्लियर यहाँ तक? तो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग जिन पे प्रेजेंट होती है वो एनिमल्स क्या होंगे? कोरल होते हैं। और जिनमें ये नहीं होती है वो जनरली एनीमोन्स होते हैं। क्लियर? तो ये इनके अंदर जो है वो कोरल रीफ बनाएंगे। तो स्केलेटन की फॉर्म में जो है वो जनरली स्केलेटन एब्सेंट है, लेकिन जो कुछ एनिमल्स है सिलेंट्रेट्स है, कोरल सिलेंट्रेट्स है, वो अपने ऊपर कोरल रीफ फॉर्म कर लेते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये एक लंबी दूरी तक, लंबे डिस्टेंस तक जो है वो ये कोरल रीफ बनी होती है। क्लियर यहाँ तक? तो इनका स्केलेटन जो है वो कोरल रीफ के रूप में होता है। अब इसके बाद तो इसमें आप देख रहे हो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, उसके बाद डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन, स्केलेटन, लोकोमोशन में आपको मैंने बता दिया टेंटिकल्स ही लोकोमोशन करते हैं, या फिर ये कैसे होंगे? या तो ये प्रेजेंट ये जो है वो सेसाइल होंगे, स्थानबद्ध होंगे, या फिर अगर मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं तो अपने टेंटिकल्स के थ्रू ये लोकोमोशन कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद इनके अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बताएंगे। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो है वो इसमें क्या क्या बताएंगे? एक इनके अंदर जो है वो
बताएंगे इनकी लाइफ साइकिल में जो है वो दो तरह की स्टेजेस होती है, जिसको क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म होती है। इनमें पॉलीमॉर्फिज्म होती है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ, इनके अंदर लाइफ साइकिल में दो स्टेज होती है, एक पॉलिप स्टेज और दूसरी मेडूसा स्टेज। तो इनके अंदर जो है वो दो स्टेज होंगी, एक पॉलिप स्टेज, पॉलिप, और दूसरी इसकी मेडूसा स्टेज है। तो इनके अंदर जो है वो लाइफ में दो स्टेज बनेंगी, एक पॉलिप स्टेज और दूसरी मेडूसा स्टेज। क्लियर यहाँ तक? तो इनकी लाइफ में जो दो स्टेज बन रही है, पॉलिप और मेडूसा, इनमें पॉलिप जो है वो सिलिंड्रिकल होंगे, पॉलिप सिलिंड्रिकल, और मेडूसा अम्ब्रेला शेप्ड होंगे, मेडूसा अम्ब्रेला शेप्ड। क्लियर यहाँ तक? पॉलिप जो है वो सिलिंड्रिकल बॉडी होगी, मेडूसा अम्ब्रेला शेप्ड होंगे। पॉलिप सेसाइल होते हैं, स्थानबद्ध, पॉलिप सेसाइल या स्थानबद्ध होते हैं, और मेडूसा ये इन्हें फ्री फ्लोटिंग करते हैं, मेडूसा फ्री फ्लोटिंग करते हैं। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद पॉलिप जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, और मेडूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये इनमें पॉलिप और मेडूसा में डिफरेंस है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप देख रहे हैं कि पॉलिप जो है वो कैसे होंगे, शेप में सिलिंड्रिकल शेप में होंगे। पॉलिप शेप में कैसे होंगे, सिलिंड्रिकल शेप में जो है वो पॉलिप होते हैं, और मेडूसा जो है वो कैसे होंगे, अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी में होंगे। ये मेडूसा है, ये पॉलिप है। क्लियर? उसके बाद पॉलिप सेसाइल होंगे, सबस्ट्रेटम से चिपके रहते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो पॉलिप जो है वो सबस्ट्रेटम से चिपके रहेंगे, सेसाइल होंगे, और मेडूसा है ये कैसे होंगे, इनमें सेडेंटरी या स्वतंत्र प्लावी होंगे। तो ये फ्री फ्लोटिंग या स्वतंत्र प्लावी होते हैं। पॉलिप अलैंगिक जनन करते हैं, मेडूसा लैंगिक जनन करते हैं। क्लियर यहाँ तक? कुछ जंतुओं के जीवन काल में ये दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। जिनके अंदर ये दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं उनमें पॉलिप अलैंगिक जनन द्वारा क्या बनाएगा, मेडूसा। इनमें पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा मेडूसा बनाएगा, ये मेडूसा उत्पन्न करता है, और मेडूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा, मेडूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा पॉलिप उत्पन्न करेगा। क्लियर यहाँ तक? तो ये इसमें आप देख रहे हैं कि इनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म या विरूपता पाई जाती है। एक पॉलिप अवस्था, दूसरी इसमें मेडूसा अवस्था है। पॉलिप अलैंगिक जनन करके मेडूसा उत्पन्न करेंगे, और मेडूसा लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप उत्पन्न करते हैं। इन दोनों के बीच पाए जाने वाला यह पीढ़ी एकांतरण क्या कहलाता है, मेटाजेनेसिस कहलाता है। क्लियर यहाँ तक? तो ये अभी रिसेंटली जो है वो 1-2 साल पहले ही जो है वो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन द पॉलिप एंड मेडूसा इज नोन एज मेटाजेनेसिस। क्या कहेंगे इसको, मेटाजेनेसिस कहते हैं, जिसमें पॉलिप मेडूसा बनाता है और मेडूसा जो है वो लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप बनाता है। क्लियर यहाँ तक? ये प्रोसेस मेटाजेनेसिस होती है। उसके बाद इनके अंदर जो है वो बताएंगे ये रिप्रोडक्शन के बेस पर एकलिंगीय या द्विलिंगीय, तो मोस्टली कैसे होते हैं, ये द्विलिंगी होते हैं। तो ये इनके अंदर जो है वो मोस्टली बाइसेक्सुअल होंगे। तो अधिकांशतः द्विलिंगी होते हैं, कुछ इसमें एकलिंगी है, तो अधिकांशतः द्विलिंगी होंगे। उसके बाद इनके अंदर जो है वो क्या बताएंगे, प्रजनन कौन कौन से मेथड से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, इनके अंदर जो बडिंग होती है वो एक्सोजिनस बडिंग होती है, बहिर्जात मुकुलन होता है। पोरीफेरा के अंदर जो मुकुलन होता है वो अंतर्जात मुकुलन होता है, उसमें जैम्यूल बनते हैं अंदर की तरफ और इनमें बाहर की तरफ बड बनती है। क्लियर यहाँ तक? तो इनके अंदर अलैंगिक जनन जो होता है वो किससे होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। तो अलैंगिक जनन जो है वो किससे होगा, बडिंग से या मुकुलन से होता है। और उसके बाद लैंगिक जनन
ये गैमेटिक फ्यूजन से होगा। लैंगिक जनन युग्मकों के संलयन से। तो अलैंगिक जनन जो है वो तो बडिंग के द्वारा, भेड़जात मुकुलन द्वारा होगा। ये इसमें आप देख रहे हो कि बाहर की तरफ जो है वो मुकुल या बड बन रही है, जो इससे पृथक होकर और एक नए सिलेंट्रेटा का निर्माण कर देगी। ठीक है, तो ये बडिंग के द्वारा, और लैंगिक जनन जो होगा वो इनमें गैमेटिक फ्यूजन द्वारा या युग्मक संलयन द्वारा होता है। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें क्या बताएंगे, एक इन जंतुओं के अंदर डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स क्या होगा, जिसके अंदर कोई न कोई लार्वा बनता हो। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा जिसमें प्लेन्यूला, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जिसमें प्लेन्यूला या इफाइरा लार्वा बनता है। तो ये इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा जिसमें प्लेन्यूला लार्वा या इफाइरा लार्वा बनता है। तो ये इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट या प्रत्यक्ष परिवर्धन है जिसमें प्लेन्यूला या इफाइरा लार्वा बनते हैं। क्लियर यहाँ तक? एक इनके अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी भी पाई जाती है। इनमें नेक्स्ट रीजनरेशन कैपेसिटी या पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। तो एक इनमें रीजनरेशन कैपेसिटी या पुनरुद्भवन की क्षमता भी पाई जाती है। क्लियर यहाँ तक? ये आप देख रहे हो सिलेंट्रेटा के जनरल कैरेक्टर, सिलेंट्रेटा जंतुओं के सामान्य लक्षण। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिलेंट्रेटा का क्लासिफिकेशन। सिलेंट्रेट में अब एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखें इसमें भी कि एक तो आपको बताया पोलिपोर मेडूसा। पोलिपोर मेडूसा जो अवस्थाएं हैं ये कुछ जंतुओं में एक साथ भी पाई जाती हैं। ये एक साथ जब पोलिपोर मेडूसा का समूह एक साथ पाया जाता हो तो वो क्या कहलाता है इसमें, कोर्मीडिया। जहाँ पोलिपोर मेडूसा एक साथ झुंड में, एक साथ ग्रुप में रहते हैं, वो ग्रुप क्या कहलाता है इनका, कोर्मीडिया कहेंगे इसको। क्लियर यहाँ तक? और वैसे आपको बता ही दिया कि पोलिपोर मेडूसा में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी होता है। क्लियर? इन पोलिपोर मेडूसा अवस्थाओं के आधार पर सिलेंट्रेटा को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया है। तो इस आधार पर जो सिलेंट्रेटा को वर्गीकृत किया गया है या क्लासिफाई किया है वो उसमें 3 क्लासेस में इसको क्लासिफाई किया है। एक हाइड्रोजोआ, ये इसकी 3 क्लासेस हैं, एक हाइड्रोजोआ, दूसरी साइफोजोआ, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ एंड थर्ड क्लास एंथोजोआ। तो ऐसे इसको 3 क्लासेस में क्लासिफाई कर दिया, एक हाइड्रोजोआ, दूसरी साइफोजोआ, तीसरी एंथोजोआ। क्लियर यहाँ तक? तो ऐसे इनके अंदर जो है वो 3 क्लासेस में इसको क्लासिफाई कर दिया। कौन कौन सी क्लास बन गई, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ, एंथोजोआ। किस आधार पर, इनमें जीवन में पाई जाने वाली अवस्थाओं के आधार पर कि उसमें पोलिप है या वो मेडूसा है। क्लियर? अब इस आधार पर आप देखें तो सबसे पहले एक तो देखिए इनमें क्या क्या अंतर होंगे। हाइड्रोजोआ जो है वो समुद्री जल और स्वच्छ जल दोनों में होते हैं। साइफोजोआ केवल समुद्री जल में, एंथोजोआ भी केवल समुद्री जल में। क्लियर यहाँ तक? तो ये समुद्री और स्वच्छ जल दोनों में, समुद्री व स्वच्छ जलीय, तो ये मैराइन एंड फ्रेश वाटर में होंगे। दूसरा जो है वो साइफोजोआ में क्या बताएंगे, साइफोजोआ केवल समुद्री जल में, ये सारे साइफोजोआ है वो केवल समुद्री जल में होंगे। साइफोजोआ केवल समुद्री जल में और ये भी केवल समुद्री जल में। एंथोजोआ भी सारे केवल समुद्री जल में होंगे। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या बताएंगे, हाइड्रोजोआ जंतुओं के अंदर मीजोग्लिया जो है वो अकोशिकीय मीजोग्लिया होती है, यानी इसमें कोशिकाएं नहीं होती। जबकि साइफोजोआ और एंथोजोआ के अंदर, साइफोजोआ में कोशिकाएं और तंतु ये इनकी मीजोग्लिया में पाए जाते हैं। एंथोजोआ के अंदर ये दोनों पाए भी जा सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो इसमें हाइड्रोजोआ में क्या बताएंगे, हाइड्रोजोआ का, हाइड्रोजोआ में मीजोग्लिया अकोशिकीय होगी
मीजोग्लिया अकोशिकीय, इसका मतलब कोशिकाएं मीजोग्लिया में नहीं पाई जाती। साइफोजोआ में कोशिकाएं और तंतु पाए जाएंगे। साइफोजोआ में कोशिकाएं व तंतु प्रेजेंट। इसमें कोशिकाएं और तंतु सेल्स एंड फाइबर्स प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों हो सकते हैं। कोशिकाएं व तंतु फाइबर प्रेजेंट और एब्सेंट, प्रेजेंट और एब्सेंट पाए भी जा सकते हैं और नहीं भी पाए जा सकते हैं। कुछ में प्रेजेंट होंगे, कुछ में एब्सेंट भी होते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये इनमें मीजोग्लिया का डिफरेंस। उसके बाद हाइड्रोजोआ के अंदर पोलिप और मेडूसा दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। इसमें अपवाद है हाइड्रा, जिसमें केवल पोलिप अवस्था ही होती है। समझ में आ गई? हाइड्रोजोआ में पोलिप और मेडूसा दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं, लेकिन इसका अपवाद कौन सा होगा? हाइड्रा जो है वो इसका अपवाद है, जिसमें दोनों में से केवल पोलिप अवस्था पाई जाती है। क्लियर यहाँ तक? तो इसमें पोलिप और मेडूसा दोनों अवस्थाएं होती हैं। पोलिप एंड मेडूसा दोनों अवस्थाएं होती हैं। इनमें ओनली पोलिप मेडूसा, इसमें ओनली मेडूसा स्टेज, और एंथोजोआ में ओनली पोलिप स्टेज, ओनली पोलिप स्टेज। क्लियर यहाँ तक? इसमें पोलिप एंड मेडूसा स्टेज, इसमें ओनली मेडूसा स्टेज, और इसमें ओनली पोलिप स्टेज होती है। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद एक इनके अंदर जो है वो इनकी दंश कोशिकाओं का बता सकते हैं। हाइड्रोजोआ के अंदर दंश कोशिकाएं केवल एपिडर्मिस में होती है। साइफोजोआ में एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस दोनों में होती है। एंथोजोआ में भी एपिडर्मिस गैस्ट्रोडर्मिस दोनों में होती है। तो हाइड्रोजोआ में दंश कोशिकाएं या निडोब्लास्ट सेल्स, दंश कोशिकाएं केवल एपिडर्मिस में, केवल एपिडर्मिस में, और इसमें दंश कोशिकाएं जो है वो एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस दोनों में, एपिडर्मिस व गैस्ट्रोडर्मिस दोनों में होंगी, एपिडर्मिस गैस्ट्रोडर्मिस दोनों में होंगी, और इसके अंदर ये एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस दोनों में, एपी एंड गैस्ट्रोडर्मिस दोनों में होंगी। क्लियर यहाँ तक? तो इसमें दंश कोशिकाएं केवल एपिडर्मिस में, इसमें दंश कोशिकाएं एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस में, इसमें एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस दोनों में होंगे। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद एक इनमें क्या बताएंगे, हाइड्रोजोआ जंतुओं के अंदर जो जनन कोशिकाओं की उत्पत्ति है वो एपिडर्मिस से होती है। साइफोजोआ एंथोजोआ के अंदर जनन कोशिकाओं की उत्पत्ति गैस्ट्रोडर्मिस से होती है। क्लियर यहाँ तक? इनमें जनन कोशिकाओं की उत्पत्ति या जर्म सेल की उत्पत्ति, जनन कोशिकाओं की उत्पत्ति, जनन कोशिकाओं की उत्पत्ति एपिडर्मिस की अंतराली कोशिकाओं से। तो जनन कोशिकाओं की उत्पत्ति जो है वो एपिडर्मिस की अंतराली कोशिकाओं से होती है। इनमें जनन कोशिकाओं की उत्पत्ति गैस्ट्रोडर्मिस से होती है। जनन कोशिकाओं की उत्पत्ति गैस्ट्रोडर्मिस से, तो इनमें गैस्ट्रोडर्मिस की अंतराली कोशिकाओं से, इनमें जनन कोशिकाओं की उत्पत्ति गैस्ट्रोडर्मिस की अंतराली कोशिकाओं से। क्लियर यहाँ तक? इस तरीके से जो है वो इनमें ये डिफरेंस होंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल। हाइड्रोजोआ में किनको शामिल करेंगे, साइफोजोआ में कौन से एनिमल आएंगे, और एंथोजोआ में कौन से होंगे। तो ये इनके अंदर जो है वो इसके क्लासिफिकेशन हो गया। क्लासिफिकेशन के बाद आप क्लास के अकॉर्डिंग इनके देखें एग्जाम्पल। तो क्लास के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें एग्जाम्पल अगर आप देखें तो सबसे पहले हाइड्रोजोआ में एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। एक तो हाइड्रा, हाइड्रोजोआ के एग्जाम्पल हाइड्रा जिसका कॉमन नेम फ्रेश वाटर पॉलिप होता है। इसके अलावा इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल और क्या ले सकते हैं, ओबेलिया, हाइड्रा ओबेलिया सीफर। क्लियर यहाँ तक? हाइड्रा का फ्रेश वाटर पॉलिप, ओबेलिया का सीफर होता है। फाइसेलिया पुर्तगाल का लड़ाकू योद्धा, ये पुर्तगाल का लड़ाकू योद्धा या पोर्तुगीज मैन ऑफ वार, पुर्तगाल का लड़ाकू योद्धा। तो
तो इसको कहा जाता है पुर्तगाल का लड़ाकू योद्धा, पुर्तगाल का लड़ाकू विमान। क्लियर? पुर्तगाल का लड़ाकू योद्धा। क्लियर? साइफोजोआ में एग्जाम्पल जो है वो एक तो ऑरेलिया, ये ऑरेलिया स्टेप से, ये ऑरेलिया कॉमन नेम होता है जेलीफिश, ऑरेलिया जेलीफिश। क्लियर यहाँ तक? तो हाइड्रा, ओबेलिया, फाइसेलिया, और यहाँ इनके अंदर जो है वो आप देख रहे हैं साइफोजोआ में ऑरेलिया, और नेक्स्ट जो है वो इसमें साइनिया, ऑरेलिया, साइनिया, साइनिया का कॉमन नेम संजेली। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद आप देखें एंथोजोआ, एंथोजोआ में आपको मैंने बताया था कि जिन पे कोरल पाई जाती हैं, कोरल रीफ बनती है, वो कोरल्स होते हैं, जिन पे नहीं बनती वो एनिमोन्स होते हैं। क्लियर यहाँ तक? इसमें एग्जाम्पल अगर आप देखें तो मैट्रीडियम या एडम्सिया, मैट्रीडियम या एडम्सिया, जिसका कॉमन नेम सी एनिमोन, कॉमन नेम सी एनिमोन। उसके बाद ये सी एनिमोन जो है वो यूपेगुरस के साथ कमेंसिलिज्म या सहभोजिता प्रदर्शित करता है। तो मैट्रीडियम या एडम्सिया, इसके अलावा इसमें एग्जाम्पल पेनेटुला, पिनेटुला, कॉमन नेम सीपेन। क्लियर? नेक्स्ट गोर्गोनिया, गोर्गोनिया, कॉमन नेम सीफेन। क्लियर? ऐसे इनके अंदर जो है वो हिलियोपोरा, ब्लू कोरल, कोरेलियम, रेड कोरल, समझ गए? ऐसे ही मियंड्रीना, ब्रेन कोरल, मियंड्रीना, ब्रेन कोरल, ब्रेन कोरल, एस्ट्रिया स्टार कोरल है, हिलियोपोरा ब्लू कोरल है, कोरेलियम रेड कोरल। क्लियर? ये इसमें सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर यहाँ तक? ऐसे ही एल्सायोनियम है, एल्सायोनियम डेड मैन्स फिंगर, एल्सायोनियम, एल्सायोनियम डेड मैन्स फिंगर, एल्सायोनियम डेड मैन्स फिंगर। क्लियर? ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। क्लियर? ये यहाँ तक आपने देखा, ये फाइलम स्लेंटेटा कंप्लीट हो गया। स्लेंटेट फाइलम के बाद जो है वो इससे नेक्स्ट फाइलम जो है वो है टीनोफोरा फाइलम। नेक्स्ट वी लर्न अबाउट द टीनोफोरा फाइलम। तो अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट फाइलम जो आप देखें, कौन सा फाइलम है? टीनोफोरा फाइलम। टीनोफोरा एक छोटा फाइलम है जिसके अंदर इसकी केवल कुछ स्पीसीज को ही, नॉन कोर्डेटा की कुछ स्पीसीज को इसमें शामिल किया गया। क्लियर यहाँ तक? तो नेक्स्ट जो फाइलम है वो कौन सा होगा? टीनोफोरा फाइलम। नेक्स्ट फाइलम टीनोफोरा। तो नेक्स्ट जो फाइलम टीनोफोरा फाइलम है, इस टीनोफोरा फाइलम में किनको रखा गया? टीनोफोरा फाइलम में उन जंतुओं को रखा गया है जिसमें टीनोइड प्लेट्स पाई जाती है। इसको किस आधार पर टीनोफोरा नाम दिया गया? टीनोइड प्लेट्स या कोम्ब प्लेट्स की उपस्थिति के आधार पर, टीनोइड प्लेट्स या कोम्ब प्लेट्स, कंगक पट्टियों की उपस्थिति के आधार पर इन जंतुओं को टीनोफोरा कहा गया है। तो टीनोइड प्लेट्स या कोम्ब प्लेट की उपस्थिति के आधार पर ये जंतु क्या होते हैं? इसके आधार पर ये जंतु जो है वो टीनोफोरा जंतु होते हैं। इन टीनोफोरा जंतुओं के अंदर क्या विशेषता होती है इनकी? टीनोइड प्लेट्स का या कोम्ब प्लेट्स का पाया जाना, ये इन जंतुओं का विशिष्ट लक्षण है। ये इनके अंदर 8 कंगक पट्टियां या कोम्ब प्लेट पाई जाती हैं। इन 8 कोम्ब प्लेट या कंगक पट्टियों की उपस्थिति के आधार पर ही एसके बोल्ट्स ने इनको टीनोफोरा नाम दिया था। इनको एस्किस बोल्ट्स ने टीनोफोरा नाम दिया। किसके आधार पर? 8 कंगक पट्टियों या टीनोइड प्लेट की उपस्थिति के आधार पर एसके बोल्ट्स ने क्या नाम दे दिया? इनको टीनोफोरा नाम दे दिया।
क्लियर यहां तक? तो ये क्या होगा, इसका विशिष्ट लक्षण जो है वो इसके नाम के अकॉर्डिंग हो गया, प्रेजेंस ऑफ टिनोइड प्लेट्स या प्रेजेंस ऑफ कॉम्ब प्लेट्स। तो इन 8 कॉम्ब प्लेट्स या टिनोइड प्लेट का पाया जाना, ये टीनोफोरा का विशिष्ट लक्षण है। क्लियर यहां तक? टीनोफोरा जंतु जो है वो किससे इवोल्व में? टीनोफोरा जंतुओं का इवोल्यूशन जनरली सिलेंट्रेट जंतुओं से हुआ है और इन जंतुओं के अंदर सिलेंट्रेटा से काफी समानताएं देखी गई हैं, लेकिन सिलेंट्रेटा जंतुओं की तरह इनमें नीडोब्लास्ट सेल्स या दंश कोशिकाएं नहीं पाई जाती। इस आधार पर इन जंतुओं को निडेरिया भी कहा जाता है। समझ में आ गई? जैसे सिलेंट्रेटा को निडेरिया कहते हैं, वैसे सिलेंट्रेटा की तरह इसमें कई लक्षण जो है वो उसके समान पाए जाते हैं, लेकिन इन जंतुओं के अंदर सिलेंट्रेटा की तरह दंश कोशिकाएं या नीडोब्लास्ट कोशिकाएं नहीं पाई जाती। दंश कोशिकाएं नहीं पाए जाने के कारण क्या कहते हैं? इनको एनिडेरिया कहेंगे। जनरल कैरेक्टर अगर आप इसके देखें तो सामान्य लक्षणों में क्या बताएंगे इनके? जनरल कैरेक्टर्स या सामान्य लक्षण अगर आप देखें तो सबसे पहले वही चीज बताएंगे, हैबिट एंड हैबिटेट, आवास और स्वभाव। तो आवास में क्या बताएंगे? पोरीफेरा अधिकांश समुद्री जल में, कुछ स्वच्छ जल में, सिलेंट्रेटा अधिकांश समुद्री जल में, कुछ स्वच्छ जल में, लेकिन टीनोफोरा आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, ये पूरी तरह से समुद्री जल में ही पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में नहीं होते। क्लियर यहां तक? तो ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होंगे, पूर्णतः समुद्री जल में पाए जाएंगे। एक्सक्लूसिवली मेराइन, ये तो इनका आवास हो गया, हैबिटेट। उसके बाद हैबिट्स, क्या इनका स्वभाव? स्वभाव में जो है वो कैसे होंगे? ये एकल होते हैं, सॉलिटरी होंगे, निवही या कॉलोनियल नहीं होते, एकल होंगे और स्वतंत्र प्लावी होते हैं और कार्निवोर्स या मांसाहारी होते हैं। क्लियर यहां तक? तो स्वभाव में अगर हैबिट में इनके देखें तो ये कैसे होंगे? एकल, स्वतंत्र प्लावी, एकल स्वतंत्र प्लावी व मांसाहारी होते हैं। तो ये एकल स्वतंत्र प्लावी और मांसाहारी होंगे। तो दूसरा जो है वो इसका ये स्वभाव हो गया, आवास और स्वभाव। उसके बाद बताएंगे इसमें लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा? सिलेंट्रेटा की तरह ही इसमें कौन सा लेवल होगा? सिलेंट्रेटा की तरह इसमें टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू लेवल का इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट इसमें क्या बताएंगे? सिमेट्री और जर्म लेयर, टीनोफोरा की तरह ही इसमें सिलेंट्रेटा की तरह डिप्लोब्लास्टिक होंगे जर्म लेयर के आधार पर, और सिमेट्री इसमें बाई रेडियल सिमेट्री होती है। समझ आ गई? ये बाइलेटरल और रेडियल सिमेट्री के बीच की सिमेट्री होती है, जिसमें 2 प्लेन से कट करने पर 2 समरूप भागों में प्राप्त हो सकते हैं। क्लियर यहां तक? तो क्या होंगे? ये बाई रेडियल सिमेट्रिकल होंगे और डिप्लोब्लास्टिक होंगे। तो ये इसमें डिप्लोब्लास्टिक एंड बाइरेडियल सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक एंड बाइरेडियल सिमेट्रिकल होंगे। तो ये इनके अंदर जो है वो डिप्लोब्लास्टिक एंड बाइरेडियल सिमेट्रिकल होंगे। तो डिप्लोब्लास्टिक मतलब द्विजन स्तरीय होंगे और उसके साथ साथ ये बाइरेडियल सिमेट्रिकल या द्विअरीय सममिति पाई जाती है। क्लियर यहां तक? इनमें भी बॉडी प्लान जो होता है वो सिलेंट्रेटा की तरह ही एक सिंगल ओपनिंग इसमें पाई जाती है, इसलिए कौन सा बॉडी प्लान होगा इसमें? इसमें ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होगा, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। तो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होगा जिसके अंदर इसकी गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी या जठर संवहनी गुहा एक ही छिद्र मुख के द्वारा बाहर खुलती है। क्लियर यहां तक? तो ब्लाइंड सेक इनका बॉडी प्लान। उसके बाद बताएंगे इनका शरीर जो है वो कैसा होता है? बॉडी जो है इनकी वो वॉलनट शेप, अखरोट के आकार के होते हैं, वॉलनट शेप विद अट्रैक्टिव कलरिंग, वॉलनट शेप विद
अट्रैक्टिव कलरिंग तो ये इसमें बॉडी शेप जो है वो कैसी होगी, इनकी वॉलनट शेप होंगे, अखरोट के आकार के होंगे, और इसके साथ साथ ये अट्रैक्टिव कलरिंग होती है, इनमें आकर्षक रंगों युक्त होते हैं, जिसके कारण से ये अपने शिकार को, अपने प्रे को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर यहाँ तक? इनमें आकर्षक रंगों के कारण और इनकी बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी के कारण ये स्टीनोफोरा जंतु जो है वो काफ़ी लोकप्रिय जंतु रहे हैं। समझ में आ गई कि समुद्री जल के अंदर जो है वो ये क्या करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। तो बायोल्यूमिनेसेंस या जैव प्रदीप्तता का मतलब जो है वो क्या होता है, अंधेरे में चमकते हैं। तो अंधेरे में चमकना, आकर्षक रंगों का होना, ये इनके अंदर जो है वो टीनोफोरा की कुछ विशेष योग्यताएं जो है वो इसमें पाई जाती हैं, जिनके कारण ये प्रे को या अपने शिकार को अपनी तरफ आकर्षित करता है। क्लियर यहाँ तक? तो बॉडी शेप जो है वो वॉलनट शेप होगी, तो वॉलनट शेप बॉडी विद अट्रैक्टिव कलरिंग। तो आकर्षक रंगों युक्त जो है वो इसमें आकर्षक रंगों युक्त और अखरोट के आकार की शरीर होता है इनका, इसीलिए इनको सी वॉलनट, समुद्री अखरोट या सी गुजबेरी भी कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक? इनको समुद्री अखरोट या सी गुजबेरी, समुद्री गुजबेरी भी इनको कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद ये इनके अंदर इनकी बॉडी का बता दिया, शरीर का आकार। नेक्स्ट जो है वो इसमें क्या बताएंगे, एक इनमें बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी पाई जाती है। क्लियर यहाँ तक? एक इनके अंदर बताया आपको बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी ये इनके अंदर पाई जाती है। इनमें बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब या जैव प्रदीप्तता का मतलब ये होता है कि ये अपनी एनर्जी को लाइट एनर्जी की फॉर्म में एमिट करते हैं। क्लियर यहाँ तक? इनके शरीर से लाइट एनर्जी के रूप में जो है वो एनर्जी बाहर निकलती है, इसीलिए ये अंधेरे में भी चमकते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो जुगनू की तरह ये अंधेरे में चमकते हैं, ये इसका विशेष गुण है कि इनके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस या जैव प्रदीप्तता का गुण भी पाया जाता है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट इसके बाद इसमें बताएंगे, एक इन जंतुओं के अंदर दंश कोशिकाएं नहीं पाई जाती, इसलिए इनको एनिडेरिया कहते हैं। तो दंश कोशिकाएं या दंश कोशिकाएं एब्सेंट होती हैं इनमें। तो दंश कोशिकाएं एब्सेंट होने के कारण या नीडोब्लास्ट सेल्स एब्सेंट होने के कारण इनको क्या कहेंगे, एनिडेरिया भी कहते हैं। इन जंतुओं को दंश कोशिकाओं की अनुपस्थिति के कारण एनिडेरिया कहते हैं। उसके बाद इनमें जो है वो और क्या बताएंगे, नेक्स्ट इन जंतुओं के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं जो है वो इनके अंदर पाई जाती है, जो इनके स्पर्शकों के अंदर जो होती है वो इस विशेष प्रकार की कोशिकाएं इनमें लेसोसेल्स, कुछ विशेष प्रकार की सेल्स लेसोसेल्स या कोलोब्लास्ट सेल्स है वो इनके अंदर पाई जाएगी। तो इनके अंदर कुछ विशेष लेसोसेल या कोलोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें पाई जाने वाली लेसोसेल या कोलोब्लास्ट कोशिकाएं ये भी इनके अंदर शिकार को पकड़ने में सहायक होती हैं। क्लियर यहाँ तक? ये इनमें स्प्रिंग की तरह होती हैं, और स्प्रिंग की तरह जो है वो जैसे ही शिकार इनके कांटेक्ट में आता है, नज़दीक आता है, तो ये स्प्रिंग की तरह एकदम अचानक झटके के साथ खुलती हैं, शिकार को उसमें लपेट लेती हैं, उसके बाद उसको मुख के अंदर ले लेती हैं। क्लियर यहाँ तक? इस तरह की लेसोसेल्स या कोलोब्लास्ट कोशिकाएं जो है वो इन जंतुओं में पाई जाती है। क्लियर यहाँ तक? तो लेसोसेल्स का या कोलोब्लास्ट कोशिकाओं का पाया जाना ये इनका एक अलग विशिष्ट लक्षण है। और क्या बताएंगे इनमें, एक इन जंतुओं के अंदर ये इसमें दंश कोशिकाओं का बता दिया एब्सेंट है। एक इन जंतुओं के अंदर जो है वो श्वसन उत्सर्जन ये सामान्य सतह से ही होता है। तो नेक्स्ट रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन ये सामान्य सतह से ही होता है, बॉडी सरफेस। रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू बॉडी सरफेस या सामान्य सतह से होगा। तो शारीरिक सतह से ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय भी करेंगे और उसके साथ साथ
उत्सर्जी उत्पादों को शरीर से बाहर भी निकालते हैं। क्लियर यहाँ तक? ये होगा। उसके बाद इनके अंदर जो है वो गमन के लिए 8 कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं। 8 कॉम्ब प्लेट्स, 8 कंगक पट्टियां जो है वो इनमें पाई जाती है जो इनके गमन में सहायक होती हैं। तो इनके अंदर जो है वो 8 कंगक पट्टियां या कॉम्ब प्लेट पाई जाती हैं जो किस में सहायक है? इनके गमन में सहायक होती हैं। तो इस तरीके से जो है वो इसमें आप देखें इनकी अखरोट शेप में इनकी बॉडी होगी। ये इनमें अखरोट शेप की बॉडी होती है इनकी। जिसमें ये 8 कॉम्ब प्लेट्स होती हैं। ये से 8 कॉम्ब प्लेट्स या कंगक पट्टियां जो है वो इनमें पाई जाएंगी जो किस में सहायक होते हैं? इनके गमन में सहायक होती हैं। क्लियर यहाँ तक? और ये इनमें जो है वो इस टाइप से इनके टेंटिकल्स निकलेंगे इनसे। तो ये इनके अंदर जो है वो इनके टेंटिकल्स, ये इनके टेंटिकल से स्पर्शक होते हैं। तो इस टाइप से जो है वो इन जंतुओं में ये 8 कॉम्ब प्लेट्स या कंगक पट्टियां पाई जाएंगी। इनमें ये 8 कॉम्ब प्लेट्स जो है वो अरीय कतारों के रूप में व्यवस्थित होती है। ये आप देख रहे हो, ये 8 जो है वो कॉम्ब प्लेट किस तरीके से होती है? इनमें अरीय कतारों के रूप में ये 8 कॉम्ब प्लेट या कंगक पट्टियां पाई जाएंगी जो इनके गमन में सहायक होती हैं। क्लियर यहाँ तक? कुछ जंतुओं में टेंटिकल्स पाए जाते हैं और कुछ में टेंटिकल्स नहीं होते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो कुछ जंतुओं में टेंटिकल्स, कुछ में टेंटिकल्स या स्पर्शक पाए जाते हैं। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद जो है वो इसमें आप बताएंगे कि नेक्स्ट यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल में से कैसे होते हैं ये इनके अंदर जो है वो बाइसेक्सुअल एनिमल्स होंगे जो केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो इसमें बाइसेक्सुअल होंगे, बाइसेक्सुअल और ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। बाइसेक्सुअल एंड ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ओनली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस। तो इससे पहले तक आपने पढ़ा है कि तीनों इसमें पोरीफेरा और सिलेंटेटा। पोरीफेरा और सिलेंटेटा जो है वो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों करते हैं, जबकि टीनोफोरा जंतुओं में केवल लैंगिक जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन इनमें नहीं होता है। क्लियर यहाँ तक? तो बाइसेक्सुअल होंगे और ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। तो बाइसेक्सुअल एंड ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें क्या बताएंगे? एक इन जंतुओं के अंदर इसके ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता दिया। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो उसमें हमेशा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। तो नेक्स्ट जो है वो इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा जो मैराइन वाटर में ही होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बाह्य निषेचन होगा। तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेंगे। उसके बाद इनमें डेवलपमेंट जो होता है वो कौन सा होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है जिसमें साइडिपिड लार्वा बनते हैं। क्लियर यहाँ तक? इसमें आपके एनसीईआरटी की बुक में थोड़ा सा इसको हिंदी में गलत दे रखा है उसको कि अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है जिसमें किसी प्रकार का लार्वा नहीं बनता। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर अप्रत्यक्ष परिवर्धन है तो 100% कोई न कोई लार्वा बनेगा ही बनेगा। क्लियर यहाँ तक? तो इसमें लार्वा का नाम वहाँ इंक्लूड नहीं कर रखा है, आपको ध्यान रखना है। अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है और लार्वा कौन सा बनाएगा? साइडिपिड लार्वा बनता है। तो ये इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करेंगे। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जिसमें कौन सा लार्वा बनाएंगे?
साइडिपिड लार्वा बनेगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जिसमें साइडिपिड लार्वा बनता है, तो ये इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा जिसमें साइडिपिड लार्वा बनेगा। क्लियर यहाँ तक? ये सारे टीनोफोरा जंतुओं के सामान्य लक्षण हो गए। इसके बाद टीनोफोरा का क्लासिफिकेशन। टीनोफोरा जंतुओं को टेंटिकल्स की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर इसको दो क्लासेस में इसको बांटा गया है। तो क्लासिफिकेशन अगर आप देखें तो क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया है इनका? इनके अंदर टीनोफोरा जो है इसका क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया है? इनमें पाए जाने वाले टेंटिकल्स की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर इनको अलग अलग दो क्लासेस में बांटा गया है। एक टेंटिकुलेटा और दूसरे न्यूडा होते हैं। तो इसके आधार पर इसको दो में बांट दिया, टेंटिकुलेटा एंड न्यूडा। इनमें दोनों में आप देखें टेंटिकुलेटा और न्यूडा में, टेंटिकुलेटा कौन से होंगे? जिन जंतुओं के अंदर टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। टेंटिकुलेटा जिसमें टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं और न्यूडा में टेंटिकल्स एब्सेंट होते हैं। टेंटिकल्स एब्सेंट होंगे। तो मेजर डिफरेंस जो है वो इसमें यही है, टेंटिकुलेटा के अंदर टेंटिकल्स पाए जाएंगे, न्यूडा में टेंटिकल्स एब्सेंट होंगे। एग्जाम्पल जो है वो इनके कौन कौन से हो जाएंगे? एग्जाम्पल इसमें टीनोप्लेना एंड प्लूरोब्रेंकिया। टीनोप्लेना एंड प्लूरोब्रेंकिया, इसका कॉमन नेम जो है वो क्या होगा? सी गुजबेरी होगा। और एक इसमें जो एग्जाम्पल है वो होगा बेरोई, जिसका कॉमन नेम फ्लोटिंग आइज ऑफ केट या बिल्ली की तैरती आंखें। क्लियर यहाँ तक? समझ में आ गया बेटा? ये सारा टीनोफोरा का क्लासिफिकेशन, टीनोफोरा के जनरल कैरेक्टर हो गए। ठीक है यहाँ तक? ये टीनोफोरा तक आपने पढ़ लिया, पूरी डिटेल स्टडी कर ली टीनोफोरा फाइलम तक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस एस्केल्मिन्थेस। क्लियर? ओके, बाय।